गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट फिजिक्स में क्लास 12 में अगला जो वीडियो है आपका, उसमें कूलाम का नियम हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा हमने प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको समझने के लिए 11th में पढ़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम समझना होगा। बिल्कुल वो दो पिंडों के लिए था, यहाँ हम लोग दो आवेशों के लिए बात करेंगे कि अगर कोई भी दो आवेश है, कोई दो आवेश, एक आवेश आपका Q1 और दूसरा आवेश आपका Q2 है, दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी अगर r हो तो ये दोनों आवेश एक दूसरे पे कितना बल है, उसी को स्टडी करने के लिए, उसी को जानने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। जैसा कि मैंने कहा, यह नियम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसलिए हम लोग चलते हैं इसको सीखते हैं। तो कूलाम ने एक कथन दिया, उन्होंने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल ये किया, उन्होंने दो आवेशों को लिया, दो आवेशों पे लगने वाला जो बल है। देखिए आवेशों पे कौन कौन सा बल लगता है, हमने आपको पहले ही बताया था, पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर दो सजातीय आवेश हैं, सजातीय का मतलब धन है एक आवेश और दूसरा भी धन आवेश है, तो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या अगर एक आवेश ऋण है और दूसरा भी ऋण है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि दोनों आवेश विजातीय हैं, अर्थात अगर ये धनावेश है तो ये ऋणावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित, आखिर ये क्यों एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है? निश्चित तौर पे इन दोनों के बीच कोई न कोई बल लग रहा होगा, जो इसको या तो आकर्षित कर रहा है या तो इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। उसी बल के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इन्होंने कहा क्या, किसने, कूलाम ने, यानी इस नियम के अनुसार आप लोग लिखेंगे, इस नियम के अनुसार अब इन्होंने क्या कहा है, वो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने चलते हैं कि किन्हीं दो आवेशों पे, देखिए यहाँ पे दो आवेश है Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों पे लगने वाले बल के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी या किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ध्यान समझिएगा, लगने वाला बल अभी हमने डिस्कस किया कि जो बल होगा वो या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल। आकर्षण कहाँ होता है, जहाँ विजातीय आवेश होते हैं। प्रतिकर्षण वहां होता है जहाँ सजातीय आवेश होते हैं। तो लगने वाला बल आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो आपने लिखा क्या, किन्हीं या किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब इसका क्या ध्यान समझिएगा, अब ये बल क्या होगा उसी को स्टडी करने चल रहा है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी। देखिए परिमाण, यहाँ पहले आवेश का परिमाण Q1 है, दूसरे आवेश का परिमाण Q2 है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो होगा Q1 इंटू Q2। तो Q1 और Q2 का मान जितना ज्यादा रहेगा
उतना ही इनके बीच लगने वाला बल भी ज्यादा होगा। अगर दोनों का परमाणु का गुणनफल कम होगा तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम होगा। अब बात करते हैं इनके बीच की दूरी की। तो तथा दोनों आवेशों के बीच, हाँ ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम यानी उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान समझिए, कूलाम ने एक नियम दिया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप मैथमेटिकली रूप से अगर देखेंगे, इन्होंने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला या किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो बल क्या है? हमेशा बल को F से ही इंडिकेट करते हैं। F क्या है? दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाण का मतलब इसका जो मान होगा, आवेश एक अदिश राशि है, इसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण ही होगा। तो दोनों आवेशों के परिमाण, पहले का आवेश का परिमाण Q1 और दूसरे का आवेश का परिमाण Q2 है, तो इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? Q1 इंटू Q2। तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात इनका मान, इनके गुणनफल का मान अगर बढ़ेगा तो बल का भी मान बढ़ेगा, अगर इनके गुणनफल का मान घटेगा तो बल का मान घटेगा। तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी का मतलब क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। ध्यान समझिएगा, R जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो जो आवेश है उसके बीच की दूरी को आपने R लिया है। तो जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल बहुत तेजी से घटेगा। अगर दूरी घटी तो बल बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा क्या कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा, अर्थात दूरी बढ़ी तो बल घटेगा और अगर दूरी घटी तो बल बढ़ेगा, कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है इनका गणितीय रूप, यानी कूलाम के नियम का गणितीय रूप। इसको अगर हम एक फॉर्म के रूप में लिखें, एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो जाहिर सी बात है, इसको बराबर करने के लिए हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक को लिखेंगे। अगर हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक की बात करते हैं तो आप लोग इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ ध्यान समझिएगा, K क्या है? यहाँ आप लिख सकते हैं इसके बाद, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान भी आप लोग याद रख लीजिए। K का एक मान होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। K का मान होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, K इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹। इसकी एक यूनिट होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस यूनिट को भी आप लोग ध्यान से देखिए। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो K की जो वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये K का मान है। अगर हम लोग इससे आगे देखें तो यहाँ पे आपको पता है Q1 क्या है? Q1 क्या है? पहले आवेश का परिमाण, पहले आवेश का परिमाण Q2, दूसरे आवेश का
परिमाण डिस्टेंस मैग्नीट्यूड, और आर दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। ध्यान समझिएगा, दूरी यानी लंबवत दूरी का क्या है, न्यूनतम दूरी। आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी या बीच की न्यूनतम दूरी। ओके, तो ध्यान समझिए, अगर कोई भी दो आवेश है जो कि एक दूसरे से आर दूरी पे स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण। आकर्षण तब होगा जब दोनों विजातीय यानी कि विपरीत आवेश होंगे, और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती यानी यह प्रतिकर्षण बल तब होगा जब दोनों जो है सजातीय यानी समान आवेश हो। तो उस पे लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात दोनों का मान, गुणनफल का मान अगर दोनों का बढ़ेगा तो बल का मान बढ़ेगा। अगर दोनों आवेशों के गुणनफल का मान यानी उनके परिमाणों के गुणनफल का मान अगर घट रहा है तो बल का मान घटेगा। निश्चित तौर पर अगर दोनों आवेश एक दूसरे से अगर इनकी दूरी बढ़ रही है तो बल बहुत तेजी से घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो बल बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब वो बल मैंने यहाँ पे लिख दिया, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण। तो निश्चित तौर पे अगर हम लोग इसको एक लाइन में लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को आपको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आपको इक्वल का साइन लगाना है। तो निश्चित तौर पे आपको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अर्थात अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाना होगा। तो अनुक्रमानुपाती नियतांक यहाँ के हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको के से इंडिकेट किया हमने, और के की वैल्यू जो होती है वो 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो निश्चित तौर पे ये रहा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को अगर हम लोग और एक्सप्लेनेशन का करें, इसको और एक्सप्लेन करें, तो यहाँ हम लोग आगे के को एक्सप्लेन करने के बाद के की जगह हम लोग एक मान का यूज करते हैं। ध्यान समझिएगा आप लोग, आखिर वो मान है क्या। तो जहां तक है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपने ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण ही पढ़ा था, कोई भी दो पिंड होते थे, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता था वो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। तो निश्चित तौर पे वहां द्रव्यमान होता था, यहाँ पे आवेश। वहां पे आपने केवल एक ही बल लिखा था, वो बल क्या था, सिर्फ आकर्षण बल। लेकिन यहाँ पे आपने दो बल लिखा है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, क्योंकि द्रव्यमान सिर्फ एक प्रकार का होता है जबकि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, शायद आपको पता भी है, मैंने बताया भी है। वो आवेश होते हैं धनावेश और ऋणावेश। तो आपको यही पता है कि दो धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, या दो ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसी का जस्ट अगर हम लोग अपोजिट चले तो सजातीय का मतलब ये था कि दोनों समान आवेश दोनों प्रतिकर्षित कर रहे थे। अगर हम विजातीय की बात करें अर्थात एक धन आवेश हो दूसरा ऋण आवेश हो, वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके, तो हम लोग अब इसी नियम को थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं और एक्सप्लेन करके इसका। अब यहाँ पे हम लोग जो इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें हमने लिखा क्या है, F इज इक्वल टू के। ध्यान समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे के की जगह कुछ और शब्दों का यूज करते, कुछ और अनुक्रमानुपाती नियतांक जो के है इसकी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये एप्सिलॉन 0 है क्या, ये एप्सिलॉन 0 है क्या। तो निश्चित तौर पर हम लोग एप्सिलॉन 0 की बात कर लेते हैं कि ये है क्या, और इस रूल को और अच्छी तरीके से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। हमने बताया आपको कि F की वैल्यू जो होती है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होती है, जहाँ K की वैल्यू 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। अगर हम लोग K की जगह
1/4 जीरो रख दें या एप्सिलॉन जीरो रख दें, तो यहीं पे एफ का जो मान होता है वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R। तो देखिए यही फार्मूला आपका ये बन गया। अब हम आपको यहाँ ये बताने चलते, देखिए 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या फिर 22/7। बट हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो एक नया हम लोगों के लिए आ गया कि ये आखिर एप्सिलॉन जीरो है क्या, क्यों हम लोग यहाँ एप्सिलॉन जीरो लिख रहे हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो जो है ये है निर्वात, निर्वात अर्थात जहां वायु न हो, यानी कि अगर हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में वायु नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं निर्वात। निर्वात अथवा मतलब कुछ और होगा, तो यहाँ पे दूसरा है अथवा वायु। निर्वात अथवा वायु का क्या है, परावैधता। क्या है, परावैधता। हम लोग इसको लिख सकते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्यशीलता अथवा परावैधता। अथवा परावैधता। ओके, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती क्या है। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान समझिए। वैसे मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ, बट आपको अगर कोई पूछे तो आपको ये निश्चित तौर पर पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो ध्यान समझिए, पहले तो मैं आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताता हूँ। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ये एप्सिलॉन नॉट विच मीन्स निर्वात अथवा वायु की वैद्यशीलता या परावैधतांक जो है उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 आई कहाँ से। ये भी आप कर सकते हैं कि हाँ सर आपने मुझे बता दिया, हमने इसको रट लिया, लेकिन ये वैल्यू आई कहाँ से। तो निश्चित तौर पर आपको जानना चाहिए कि इसकी वैल्यूएशन आती कहाँ से, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रफली मैं आपको थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा रफली मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए। ठीक है, आपने कहा था यहाँ, हम इसको देखते हैं। आपने यहाँ लिखा है क्या, k इज इक्वल टू 1/4 आपको पता क्या था, इसके जस्ट पहले मैं बताया था कि k की वैल्यू, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से एक बार, k इज इक्वल टू 1/4 यहाँ k की जो वैल्यू है मैंने अभी आपको बताया था 9.0 इंटू 10⁹ ओके। 4 के वैल्यू आपको पता ही है, पाई के वैल्यू आप 22/7 या फिर 3.14 जो भी आपको अच्छा लगे बिल्कुल आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो। ओके, अब देखिए एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे तो ये देखिए डिनोमिनेटर यानी हर में है, और हर से अगर हम इसका साइड चेंज करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो ये यहाँ पे कुल मिला के कहीं भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁹ इंटू एप्सिलॉन जीरो 1/4। आई देखिए मैंने आपको यहाँ से कहा है कि आप 3.14 या फिर 22/7 भी ले सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ से आपको एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो जो भी है ये सब न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका हम लोग साइड चेंज करते हैं यानी पक्षांतर करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो होगा क्या, 1/9 36, 36 का आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 चौके
144, ओके। 36 चौका 144, तो आपका कैरी जो है वो 14 जाएगा। 36 का 36, 36 14 50, कैरी 5, 36 दिया 108, 5 113। यहाँ पे आप देखेंगे डेसिमल आपको कितना है 2। यहाँ पे आप देखेंगे 10 टू पावर 9। अगर इसी वैल्यूएशन को हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.1304 इंटू 10 टू पावर 11। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर हम इसका डिवीजन करें 1, तो ये 1.13। देखिए 1.13 सदैव 1 से बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यूएशन आएगी वो 1 से छोटी है, क्योंकि हम लोग जब कभी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग करते हैं तो जो हमारा मान आता है वो हमेशा 1 से छोटी आती है। तो इसकी वैल्यूएशन आप निकालेंगे तो 0.885 समथिंग का, इसके बाद कुछ भी आएगा, आप लोग डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और ये 10⁻11 जब ऊपर जाएगा 10⁻11 क्या हो जाएगा -11। अब हम लोग इसको जो है डेसिमल को थोड़ा राइट साइड में ले चलेंगे तो हो जाएगा 8.85 इंटू, अब -11 जो था, जब दशमलव को हम लोग दाईं तरफ ले जाते हैं तो -1 इंक्रीज होता है, तो ये होता है क्या 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। यूनिट की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे इसकी यूनिट जो होती है वो के की अपोजिट होती है, तो के का अपोजिट का मतलब क्या है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। तो निश्चित तौर पे ये पूरा टॉपिक आपके जो है इस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, तो इसको आप क्लियरली देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट अगर आपको हो इसमें तो निश्चित तौर पे आपके पास हमारा कांटेक्ट नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।